हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी एजुकेशन चैनल में। तो आज का जो ये हमारा वीडियो है, ये है एनसीईआरटी क्लास 10th इंग्लिश बुक का जो सीरीज चल रहा है उसका सेकंड चैप्टर है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का फर्स्ट पार्ट है, जिसका हम लोग क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे उसका एक बार हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक नेशनल या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। एनसीईआरटी का इंग्लिश का बुक का सीरीज चल रहा है क्लास 10th का, जिसका हम लोग चैप्टर 2 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसका पार्ट 1 हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इसका हम लोग सेकंड चैप्टर का हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं कुछ वोकेबलरी आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर करूंगी। तो अभी तक अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। तो आज का जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन है हमारा सेबी। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है SEBI, सेबी। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है। सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि एक्चुअली में ये काम क्या करता है। तो एक बार हम लोग यहाँ पे जो लिखा है उसको हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। तो जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो काम करता है हमारा इज द रेगुलेटरी बॉडी। ये एक रेगुलेटरी बॉडी है फॉर सिक्योरिटीज एंड कमोडिटीज मार्केट इंडिया। मार्केट में इंडिया में जितने भी मार्केट का काम होता है, खरीदी से बिक्री से लेकर के जितने सामान होते हैं, सिक्योरिटी है, कमोडिटीज है, उन सारे चीजों को रेगुलेट करने का काम हमारा सेबी करता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बॉडी है। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक अंग है फाइनेंस मिनिस्ट्री, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं। उसका ये पार्ट है हमारा जो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको कब बनाया गया था। तो इसको सेबी को बनाया गया था 12 अप्रैल 1992 में इसको बनाया गया था। ठीक है, और फिर चेयरमैन जो है इसके वो है माधवी पुरी बच। यहाँ पर देखो, एक बार इसको आप लोग फिर से पढ़ लेना। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि जो फाइनेंशियल कैपिटल, भारत का जो फाइनेंशियल कैपिटल है वो मुंबई है। इसलिए मैक्सिमम जो भी चीज आप लोगों को फाइनेंस से रिलेटेड दिखेगा, उसका मैक्सिमम आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि हेडक्वार्टर आपका मुंबई में ही होगा। ठीक है, तो आप लोगों को मैं यहाँ पर एक चीज बता दूं, ये एक स्टेच्यूटरी बॉडी है। स्टेच्यूटरी बॉडी का मतलब होता है कि पार्लियामेंट में कानून बना करके पास किया जाता है। ऐसे कानून को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे कानून को हम लोग स्टेच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम लोग उसको बोलते हैं जिसको हम लोग का संविधान में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ये जो बॉडी है वो होना ही है। एक समय जब हमारा संविधान बन रहा था, संविधान बनाने के समय जो भी संविधान बनाने वाले जो निर्माता लोग थे, वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन को जब लिख रहे थे, उस समय उन लोगों को लगा कि ये बॉडी हम लोगों को संविधान में होना ही चाहिए, ये बॉडी हमारे लिए काम करना ही चाहिए, भारत का ये अंग होना ही चाहिए। तो जितने भी अंग, जितने भी बॉडी के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में लिखा हुआ है, उसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। और जैसे कि नया नया कानून समय के हिसाब से जो लग रहा है कि सरकार को बनाना चाहिए, तो वो जैसे कानून बनता है तो पार्लियामेंट में पास किया जाता है, उसके बाद फिर उसको कानून बना दिया जाता है जिसके बारे में संविधान में नहीं लिखा रहता है। ऐसे बॉडी को हम लोग स्टेच्यूटरी बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी यहाँ जाना सेबी के बारे में, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, तो एक बार हम लोग जाकर के मुंबई को देखते हैं। तो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है हमारा प्यारा भारत, जिसका महाराष्ट्र एक राज्य है। और महाराष्ट्र राज्य का जो कैपिटल है वो मुंबई में है। तो कहने का मतलब है मुंबई जो है वो महाराष्ट्र का कैपिटल है और वो वेस्टर्न घाट में पड़ता है। इस वाले एरिया को हम लोग वेस्टर्न घाट बोलते हैं और इस वाले एरिया को हम लोग ईस्टर्न घाट बोलते हैं। तो जो हमारा भारत है वो एक पेनिसुलर पेनिसुलर कंट्री है। पेनिसुला उसको बोला जाता है जो कि जिसका जो 3 भाग है, वो जो पानी से घिरा हुआ रहता है, उसको हम लोग पेनिसुला बोलते हैं। तो जो महाराष्ट्र है वो पश्चिमी घाट में, मतलब वेस्टर्न घाट में पड़ता है। और मुंबई जो है एकदम एग्जैक्ट देखने के लिए तो आपको मिलेगा, ये समुद्री एरिया में देखने के लिए आपको मिलेगा, जो अरेबियन सी वाले एरिया में पड़ता है। ठीक है, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
तो जैसे कि हम लोग नेल्सन मंडेला सर के बारे में जान रहे हैं, तो सबसे पहले एक बार हम लोग देख ले कि नेल्सन मंडेला सर दिखते कैसे थे। तो ये जो है ये हमारे एक महान पर्सनालिटी नेल्सन मंडेला सर का यहाँ पर जो ये तस्वीर आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, जो कि साउथ अफ्रीका को आज़ाद करने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने अपने जीवन का बहुत लंबा समय सिर्फ आज़ादी के लिए, और मतलब कहने का मतलब है कि साउथ अफ्रीका में जो एक डिप्राइव्ड एक सोसाइटी थी, एक जो अलग से जिनको देखा जाता था ऐसे सोसाइटी थे, उनको मतलब कि उनके राइट्स को दिलाने के लिए इन्होंने अपना आधा से ज़्यादा जीवन लगा दिया और बहुत सारे स्ट्रगल करके साउथ अफ्रीका को स्वतंत्र किया। जैसे कि हम लोग फ्रीडम के लिए फाइट कर रहे थे, तो हमारे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर थे, जैसे गांधी जी हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, भगत सिंह हो गए, इस तरह से थे। तो इसी तरीका से अंग्रेज लोग जो साउथ अफ्रीका के में अपना मतलब कि जो पावर लगा करके बैठे हुए थे, उनको हटाने के लिए, उनसे स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और नेल्सन मंडेला जी को साउथ अफ्रीका का गांधी भी कहा जाता है। तो हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था 18 जुलाई 1918 को। 18 जुलाई 18 जुलाई को 1918 को हुआ था। ठीक है। इनका जो मतलब कि जो जन्म स्थान था वो केप प्रांत में पड़ता था, मतलब एक एरिया है उसमें यहाँ पर इनका पड़ता था। और इनकी जो मृत्यु हुई है 5 दिसंबर 2013 को इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो इनके बारे में हम लोग यहाँ पर जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के बारे में यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं, नेल्सन मंडेला सर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा हम लोग साउथ अफ्रीका को जाके देखते हैं कि साउथ अफ्रीका वास्तव में हमारा है कहाँ पे। तो हम लोग जैसे देखने के लिए मिल रहा है, ये है हमारा प्यारा भारत। ठीक है। ये है हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ में से आप लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य से लेक्चर को देख रहे होंगे। तो हम लोग आकर के देखते हैं, ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ से हम लोग यहाँ से घूमते हुए आएंगे, अरेबियन सी से होकर के या फिर इंडियन ओशन से होते हुए जब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा साउथ अफ्रीका वाला एरिया हो गया। मतलब कि भारत के पश्चिम दक्षिण में आप लोगों को देखने के लिए जो मिलेगा वो साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो मतलब इंडियन ओशन वाले एरिया में देखने के लिए मिलेगा, और हम लोग क्या अरेबियन सी से होते हुए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देखो कौन कौन से कंट्री यहाँ पर बीच में पड़ जाते हैं। मेडागास्कर है यहाँ पर, फिर बाकी छोटी छोटी और यहाँ पर कंट्रीज है। ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में जान रहे हैं, तो एक बार हम लोग साउथ अफ्रीका के मैप को भी यहाँ पर देख लेते हैं, ताकि चीज़ों को समझने में और आसानी आप लोगों को हो जाए। तो ये है पूरा साउथ अफ्रीका का मैप। ठीक है। साउथ अफ्रीका का ये मैप है। तो ये फिर यहाँ पर देखो, ये जो इसका कैपिटल है ये है प्रेटोरिया। ये इसका कैपिटल है, जिसको हम लोग एग्जीक्यूटिव कैपिटल भी कहते हैं, जोहान्सबर्ग। ठीक है। प्रेटोरिया जोहान्सबर्ग यहाँ पर ये इसका कैपिटल है। यहाँ पर ये देखो। और ये जो है ये साउथ अफ्रीका में एक बहुत ही अलग चीज देखने के लिए आपको मिलेगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर में ये देखो एक और कंट्री है। मतलब कि साउथ अफ्रीका पूरा चारों तरफ से साउथ अफ्रीका घिरा हुआ है और बीच में एक कंट्री है। मतलब कि बहुत कम ऐसा देखने के लिए मिलता है कि किसी एक कंट्री के बीच में ही घुस करके कंट्री है। जैसे कि हैदराबाद के निजाम कह रहे थे कि नहीं मैं इसको अलग कंट्री बनाऊंगा बीच में, तो इम्पॉसिबल हो जाता है। उसी तरीका से यहाँ पे देखो लिसोथो यहाँ पर एक कंट्री है जो साउथ अफ्रीका कंट्री के अंदर में चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है। ये वाला यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा यूनिक देखने के लिए मिलेगा। बाकी ये तो अलग अलग यहाँ पर इसका अपना जो भी स्टेट वगैरह है वहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ये देखो यहाँ पर कौन कौन सी कंट्री का बॉर्डर को यहाँ पर टच करता है। तो ई स्वातनी आधा एरिया आपको यहाँ पर पड़ता है, ई स्वातनी वाले एरिया को ये टच करता है। फिर मोजाम्बिक है, जिम्बाब्वे है, बोट्सवाना है और नाम्बिया है। ठीक है। इतने बॉर्डरी को ये टच करता है। ये भी एक पेनिसुलर है, ये भी एक पेनिसुलर कंट्री है। इसका भी देखो 1/3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है। 1/3 क्या है भाग पानी से घिरा हुआ है, जिसका पूरब वाला एरिया मतलब ईस्ट वाला एरिया इंडियन ओशन में पड़ता है, और वेस्ट वाला एरिया जो है आपका अटलांटिक ओशन में यहाँ पर पड़ता है। ठीक है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो हम लोग चूंकि नेल्सन मंडेला जी के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने आपको नेल्सन मंडेला जी के बारे में थोड़ा सा बताया और फिर साउथ अफ्रीका के बारे में बताया। अब हम लोग यहाँ के पर आते हैं अपने टॉपिक पे, क्वेश्चन आंसर पे हम लोग आते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों का क्या है वो देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस। जो सेरेमनी है, जो समारोह है, वो कहाँ पर हो रहा था। ठीक है। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ
मेड ऑफ सैंडस्टोन। क्या पर भारत में कोई ऐसी बिल्डिंग की नाम आप बता सकते हैं जो सैंडस्टोन से बना हुआ है? तो इसका आंसर हम लोग आते हैं, अपन आंसर में देखो क्या है। The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. यहाँ पर जो ये समारोह जो सेरेमनी है वो कहाँ पर हो रहा था? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रिटोरिया। मैंने आप लोगों को प्रिटोरिया दिखाया है अभी मैप में, एक बार आप लोग फिर से जाकर के वहां पर मैप में देख सकते हैं प्रिटोरिया कहाँ पर है। तो प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग है, वहां पर सेरेमनी हो रहा था, ठीक है, जिसको बहुत सारे डिग्नेटरीज और लीडर्स अटेंड कर रहे थे दूसरे दूसरे नेशन के। तो डिग्नेटरीज का मतलब क्या होता है और लीडर्स का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे बता देती हूँ। डिग्नेटरीज का मतलब होता है ऐसे मतलब पावरफुल ऐसे पर्सनालिटी जिनको अपने देश में एक अच्छा स्थान मिला हुआ है, एक उच्च स्थान पर बैठे हुए हैं, या फिर वो आईएएस है, आईपीएस है, या फिर कोई इस तरह के मतलब हाई पोस्ट पर बैठे हुए सेक्रेटरी काइंड ऑफ पर्सन्स है। तो इस तरह के जो लोग हैं ऐसे लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं? डिग्नेटरीज बोलते हैं। मतलब प्रभावशाली अथवा महत्वपूर्ण पद पर आसीन व्यक्ति को हम लोग डिग्नेटरीज बोलते हैं। और लीडर्स कहने का मतलब होता है किसी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, ऐसे लोगों को हम लोग लीडर बोलते हैं। जैसे कि हमारे देश के जो लीडर हैं मोदी जी हैं, मोदी जी मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हमारे हैं वो मोदी जी हैं, तो हमारे देश के लीडर हैं। तो जहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर जहां पर प्राइम मिनिस्टर का जैसे दो तरह के इलेक्शन होते हैं, एक प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है और दूसरा होता है आपका प्राइम मिनिस्टर के लिए इलेक्शन होता है। तो जहां पर प्रेसिडेंट होते हैं वहां पर प्रेसिडेंट हेड रहते हैं, जहां पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं वहां पर प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। अब हम लोग आप हम लोग ये इसके इस वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, ठीक है ना। कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंड स्टोन? मतलब सैंड स्टोन से बना हुआ कोई ऐसा बिल्डिंग उदाहरण के तौर पे आप लोग दे सकते हैं जो भारत में है? तो हाँ, हम लोग दे सकते हैं, हमारे भारत में तो है, बहुत ही प्यारा बिल्डिंग है हमारे भारत में। इन इंडिया राष्ट्रपति भवन एंड रेड फोर्ट। राष्ट्रपति भवन अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, या फिर बहुत ज्यादा फोटोज वगैरह में या फिर वीडियो वीडियो में कहीं पर भी आप लोगों ने देखा सुना होगा। और रेड फोर्ट तो सब लोग हम लोग जानते हैं। रेड फोर्ट में हम लोगों का 15 तो ऑफ जो हमारा इंडिपेंडेंट डे होता है उस दिन पर वहां पर झंडा तोलन करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट में। आर बिल्डिंग्स मेड ऑफ रेड स्टोन। तो हमारे यहाँ पर दो बिल्डिंग का नाम यहाँ पर बताया गया है, एक राष्ट्रपति भवन के बारे में बताया गया है, दूसरा रेड फोर्ट के बारे में बताया गया है, कि जिसको सैंड स्टोन के साथ में बलुआ पत्थर से बनाया गया है। ये दो बिल्डिंग हमारा उदाहरण है भारत का, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या बोल रहा है। कैन यू से हाउ 10th में इज एन ऑटम डे इन साउथ अफ्रीका? मतलब पूछा जा रहा है कि 10th ऑफ मई को ऑटम डे साउथ अफ्रीका में मनाया क्यों जाता है, इसके बारे में बताइए बोल करके बोला जा रहा है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ऑटम डे होता क्या है। ये होता है शरद ऋतु। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। एज साउथ अफ्रीका इज इन द साउथर्न हेमिस्फेयर, ठीक है ना। तो हम लोग सब जानते हैं कि जो साउथ अफ्रीका है वो साउथर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है। साउथर्न हेमिस्फेयर मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ ताकि आप लोगों को जानने में और आसानी हो। मान लो कि ये हमारा पृथ्वी है, पृथ्वी है तो ये हमारा बीच से कट गया है, तो ये हमारा क्या हो गया? इक्वेटर हो गया। ये क्या हो गया? हमारा नॉर्थ हेमिस्फेयर हो गया, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर हो गया। ये वाला पार्ट जो हमारा हो गया साउथर्न हेमिस्फेयर हो गया। तो हमारा भारत आप लोगों को यहाँ पर करीब देखने के लिए मिलेगा। और इस सब जगह पर और चीज आप लोगों को देखने मैक्सिमम आप लोगों को क्या देखने के लिए मिलेगा? मैक्सिमम आप लोगों को साउथर्न जो इक्वेटर में आप लोग को अफ्रीकन कंट्रीज देखने के लिए मिलेगी, और मतलब आपको साउथ अमेरिकन कंट्रीज आप लोगों को मैक्सिमम देखने के लिए मिलेगी। और आप लोगों को जो साउथर्न हेमिस्फीयर ये वाला जो एरिया है, इस एरिया में आप लोगों को देखने के लिए क्या मिलेगा? इस वाले एरिया में आप लोगों को साउथ अफ्रीका देखने के लिए मिलेगा। साथ में यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सब कंट्रीज आप लोगों को देखने के लिए मिलेगी। आप लोग एक बार मैप में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर में आते हैं। एज साउथ अफ्रीका इज इन साउथर्न हेमिस्फीयर, इस वाले एरिया में हमारा साउथ अफ्रीका पड़ता है। मे फेल्स इन द ऑटम सीजन, मतलब कहने का मतलब है कि इसीलिए ये ठंडा वाला सीजन में पड़ता है, ठीक है ना। तो 10th में इज एन ऑटम डे, इसीलिए इसको मतलब कि जो 10th में को शरद ऋतु के रूप में यहाँ पर बताया जा रहा है। इसीलिए ये चीज को मैं एक बार थोड़ा सा और आप लोगों को समझाती हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर तो क्लियर हो गया आप लोगों को, लेकिन मैं थोड़ा सा और आप लोगों को यहाँ पर समझा देती हूँ।
कि जैसे कि ये हमारा पृथ्वी है, तो ये नॉर्थन हेमिस्फीयर हो गया, साउथर्न हेमिस्फीयर हो गया। तो इसमें क्या है कि जब इधर गर्मी पड़ रही होती है तो इधर सर्दी पड़ रही होती है, जब इधर सर्दी पड़ रही होती है तो इधर गर्मी पड़ रही होती है। इस तरीका से ये मौसम जब बदलता है, दिन रात जब बदलता है, जब मैं ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी तब आप लोगों को इसको क्लियर कर दूंगी। जब मैं सोलर सिस्टम वगैरह पढ़ाऊंगी तो मौसम कैसे बदलते हैं, दिन रात कैसे बदलते हैं, ऐसे जितनी भी सारी चीजें हैं, मैं उन सारी चीजों को आप लोगों को ज्योग्राफी के समय अपना आप लोगों को यहाँ पर क्लियर करूंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या बोला जा रहा है। एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच, मतलब एट द बिगिनिंग ऑफ हिज स्पीच मंडेला मेंशंस, मंडेला जी जब अपनी स्पीच कर रहे थे तो उन्होंने अपने स्पीच के, अपने मतलब भाषण के शुरुआती में ही क्या बोला, क्या मेंशन किया, ठीक है ना। अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब ह्यूमन डिजास्टर कहने का मतलब कहते हैं कि मनुष्य का, मतलब डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपातकाल, या फिर इसको हम कह सकते हैं जैसे विपत्ति, ठीक है ना, मनुष्य की विपत्ति, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मनुष्य की विपत्ति, ये वाले लाइन को उन्होंने मेंशन किया, ठीक है ना, मंडेला जी ने। व्हाट डज ही मीन्स बाय दिस, उनका क्या मतलब था इस लाइन से, इसके बारे में सवाल पूछा जा रहा है। व्हाट इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट ही स्पोक्स ऑफ एट द एंड, उन्होंने किस महान ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, मनुष्य की जो क्या अचीव किया है, उसको अपने स्पीच, अपने भाषण के अंत में बताया। ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो अब हम लोग यहाँ पर आंसर में आते हैं। बाय एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका, उनका कहने का मतलब था जो ये अन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर जो लाइन का उन्होंने अपने भाषण के शुरुआती में उपयोग किया था, उनका कहने का मतलब ये था कि जो अपार्थाइड का जो प्रैक्टिस चल रहा था, मतलब कि अपार्थाइड, सबसे पहले आप लोग समझिए अपार्थाइड क्या होता है। अपार्थाइड का मतलब होता है कि एक ऐसी व्यवस्था जहां पर गोरे काले का भेदभाव हो रहा होता है, ऐसे को हम लोग अपार्थाइड यहाँ पर बोलते हैं। जैसे कि भारत में अक्सर देखने के लिए मिलता है कि जाति के नाम पे बहुत ज्यादा भेदभाव किया जाता है, एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, बहुत सारे, कोई समझ लो कोई लोअर कास्ट है, कोई अपर कास्ट है, कोई और ज्यादा अपने अपने तरीके से चीजों को लेकर के चलती है, जो गंदगी हमारे भारत में चल रही है। इसी तरीके से साउथ अफ्रीका में भी मतलब गोरे काले को लेके भेदभाव जो था उसको अपार्थाइड बोला जाता था। तो इसी चीज को उन्होंने बताया है कि जो यहाँ पर गोरा काला का जो भेदभाव चल रहा था, उसी को उन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का नाम दिया है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग दिस देयर वॉज अ रेशियल सेग्रीगेशन बेस्ड ऑन कलर एंड द ब्लैक्स सफर्ड एज लोट, कहने का मतलब है इस समय में, अपार्थाइड के समय में, जिस तरीका से जाति को लेकर के मतलब अलग 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 थलग कर दिया जा रहा था, जैसे कि ब्राह्मण अलग, शूद्र अलग, इस तरह से यहाँ पे भारत में चलता है, उसी तरीका से साउथ अफ्रीका में जाति के नाम पे और कलर के नाम पर, काला गोरा के नाम पर जिस तरीका से अलग अलग कर दिया जा रहा था लोगों को, उसमें सबसे ज्यादा जो परेशान हुए हैं वो ब्लैक लोग हुए हैं, काले लोग हुए हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को रोक करके एक छोटा सा बात बता देना चाहती हूँ कि जो हमारा जो भारत के जो लोगों का जो कलर है, वो मतलब कहने का मतलब है कि बहुत ना ही बहुत ज्यादा गोरा है ना बहुत ज्यादा काला है, लेकिन कुछ हिसाब से मतलब गोरे लोगों से थोड़ा कम है हम लोगों का कलर। तो ऐसे में क्या होता है कि हम लोगों को भी जो ब्रिटिश लोग थे वो लोग मतलब कि खराब तरीका से देखते थे। तो गांधी जी को पहली बार जो ट्रेन से उतारा गया था, मतलब कि ब्लैक और इंडियन बोल करके, तो साउथ अफ्रीका में ही उतारा गया था। ठीक है, तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग आगे बढ़ते हैं। दे वेयर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट्स, उनको यहाँ पर वो कभी मतलब कि उनको अलाउ नहीं किया गया था, उनको इतनी अधिकार नहीं दी गई थी कि वो अपने मतलब अधिकार के लिए लड़ सके, कि मतलब कि उनको मतलब फ्रीडम मिले, मतलब वो स्वतंत्र रह जाए। दे वेयर नॉट अलाउड, उनको अलाउड नहीं किया गया था टू डिमांड फ्रीडम, मतलब कि स्वतंत्रता की मांग कर सके, उनके लिए उनको अलाउ नहीं किया गया था, इतना राइट मतलब कि काले लोगों को साउथ अफ्रीका में नहीं दिया गया था। Mandela himself did spend many years on in famous Robben Island as a prisoner where he was beaten,
मेरेसी, where he was beaten where he was beaten mercy where he was beaten mercilessly। उनको बहुत खराब तरीका से मारा गया था। कहने का मतलब है कि मंडेला जी खुद, नेल्सन मंडेला जी खुद एक, मतलब रोबेन आइलैंड नाम का एक जगह है जहां पे एक प्रिजन था, एक जेल था, वहां पर उनको कैदी के रूप में वहां पर उनको बहुत समय तक रखा गया था और बहुत निर्दयी तरीका से उनको मारा भी गया था उस जेल में, क्योंकि नेल्सन मंडेला भी खुद एक ब्लैक पर्सन थे। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। वो कंसिडर किए, उनके विचार में आया, उनके मन में आया कि जो ये अपार्थाइड का जो मतलब था वो खत्म हो गया, ये ह्यूमन का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा चीज साउथ अफ्रीका के लोगों ने पाया है। दैट अ ब्लैक पर्सन बिकम द प्रेसिडेंट। कहने का मतलब है कि नेल्सन मंडेला जी जो थे वो मतलब इंडिपेंडेंट साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे जो ब्लैक थे, और साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई एक ब्लैक पर्सन प्रेसिडेंट बना था। तो कहने का मतलब उनका है कि वो साउथ अफ्रीका के जो लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि कोई एक ब्लैक पर्सन जा करके कंट्री का, साउथ अफ्रीका का प्रेसिडेंट बना है। वेयर द ब्लैक्स वेर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग। जहां पर साउथ अफ्रीका में काले लोगों को मनुष्य भी नहीं माना जाता था, ह्यूमन भी नहीं माना जाता था, उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, वो मतलब कि है ही नहीं, इस तरीका से उनके साथ में व्यवहार किया जाता था। वेयर ट्रीटेड बेडली, और उनको बहुत खराब तरीका से ट्रीट किया जाता था। तो ऐसे समय में अगर किसी एक जाति, समुदाय या फिर किसी कलर, रेस के नाम पर किसी को बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है और वो लोग इस तरीका से उनके साथ में किया जा रहा है कि उनको कुछ बोलने का भी राइट नहीं है, ऐसे में उन्हीं के समाज का कोई एक व्यक्ति आकर के लीडर बन के खड़ा हो जाता है तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें से अगर कुछ चीज समझ में नहीं आया हो इस लेक्चर में या फिर इस क्वेश्चन का आंसर में, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। या फिर किसी तरीका से कोई अगर मेरे पढ़ाने के तरीका में कोई अगर आप लोगों को कमी ज़्यादा लग रहा हो तो आप लोग मुझे सजेशन कर सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर भी देने की कोशिश करूंगी, साथ में अपने पढ़ाने के तरीका में बदलाव लाने का भी कोशिश करूंगी। तो जैसे कि हम लोगों ने केप टाउन के बारे में जाना, रोबेन आइलैंड के बारे में, कि उन वहाँ पे एक प्रिजन था जहाँ पर नेल्सन मंडेला जी को रखा गया था, तो वहाँ पर हम लोग एक बार जाकर के देख लेते हैं वो चीज़, वो जगह एक्चुअली में है क्या। देखो ये सब छोटी छोटी चीज़ों को मैं इसलिए यहाँ पर आप लोगों को लेक्चर में बता रही हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को समझो अच्छे से। एक बार आप लोग समझ गए ना तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। रटने से ज्यादा है चीजों को समझ लो, समझोगे ना तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, लेकिन रटोगे तो बस उतना ही लिख सकते हो जितना कि तुम याद किए हो, लेकिन अगर समझोगे तो तुम लोग और बहुत सारी चीजें लिख सकते हो जो तुम लोगों के मतलब कि बुक में नहीं लिखा हुआ हो या फिर आप लोग इधर उधर से आप लोगों ने जाना हो, पढ़ा हो। ठीक है, तो ये है साउथ अफ्रीका, उसका एक केप टाउन, रोबेन आइलैंड, इसको इस वाले एरिया में पड़ता है। यहीं पर प्रिजन था जहां पर बहुत समय तक नेल्सन मंडेला जी को प्रिजनर के तौर पर रखा गया था और बहुत बहुत मारा पीटा गया था, बहुत प्रताड़ित किया गया था। तो अब देखो साउथ अफ्रीका में आ गए हो तो यहाँ पर देख ही लो कौन कौन से कंट्री यहाँ पर मतलब कि साउथ अफ्रीका के बॉर्डर को टच कर रही है। ठीक है ना, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा देखो क्या बोल रहा है। व्हाट डज व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर फॉर। नेल्सन मंडेला ने इंटरनेशनल लीडर जितने भी मतलब कि सेरेमनी में आए हुए थे उन सब लोगों को किस बात के लिए थैंक यू बोला, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर में क्या है देखो। मंडेला फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड टू वेलकम द इंटरनेशनल लीडर्स एट द स्वेरिंग इन सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग एगो द साउथ अफ्रीकन्स वेर कंसिडर्ड आउट लॉस। कहने का मतलब है कि मंडेला जी इसीलिए थैंक यू सारे लीडर्स को बोले क्योंकि एक समय में जब ब्लैक लोगों को साउथ अफ्रीका में कुछ समझा ही नहीं जाता था, ठीक है ना, ऐसे में सारे लीडर साउथ अफ्रीका में एक ब्लैक लीडर के स्वेरिंग सेरेमनी में मतलब शपथ ग्रहण समारोह में जब पहुंचते हैं तो इस चीज को लेकर के वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, इसलिए वो थैंक यू करते हैं। फिर से मैं एक बार आप लोगों को यहाँ पर पढ़ के समझा देती हूँ। मंडेला फेल्ट वेरी privileged to welcome the international leader at the swearing in the
सेरेमनी बिकॉज नॉट टू लॉन्ग। वो इसलिए इतना ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि अभी तुरंत की ही बात है जब वहां पर मतलब कि वहाँ के साउथ अफ्रीका के जो मतलब स्थायी लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं वहाँ के तो स्थायी लोग हैं, और जो जितने भी व्हाइट लोग आए थे, जितने भी ब्रिटिश लोग वहाँ पर आए थे, वो तो बाहर के लोग थे। तो बाहर के लोग आकर के वहीं के लोगों को प्रताड़ित करे तो वहाँ के लोगों को कुछ समझा ही नहीं जा रहा था। ऐसे में एक ब्लैक पर्सन वहाँ का प्रेसिडेंट बन रहे हैं, और बाकी जितने भी देश के लोग हैं सब लोग उसके उनके मतलब कि शपथ ग्रहण समारोह में वहाँ पर आकर के उपस्थित हुए हैं। इस बात को लेकर के वो बहुत खुश थे, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर मतलब कि थैंक यू बोला लीडर्स लोगों को। ठीक है, ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी। ये एक हिस्टोरिकल सेरेमनी था, मतलब ऐतिहासिक समारोह था, क्योंकि इतिहास में पहली बार ऐसे साउथ अफ्रीका में हो रहा था कि कोई एक ब्लैक पर्सन एक ऐसे मतलब कि चेयर पे एक ऐसे पद पर बैठ रहा था जो कि सबसे टॉप लेवल का पद है, जहां पर मतलब ब्लैक लोगों को लोग मतलब कुछ समझते ही नहीं थे। वहां एक फर्स्ट पर्सन, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना, प्रेसिडेंट हमारा क्या होता है, प्रेसिडेंट हमारा होता है फर्स्ट पर्सन। मतलब कि दुनिया हमारे देश का, मान लो कि हमारे देश के जो प्रेसिडेंट है, अभी हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो हमारी प्रेसिडेंट है वो हमारी फर्स्ट पर्सन हो गई हमारे नेशन की। उसी तरीका से जितने भी देश के प्रेसिडेंट है सब फर्स्ट पर्सन रहते हैं। तो जहां पर जिस देश में ब्लैक लोगों को कुछ समझा ही नहीं जाता था, वो ब्लैक पर्सन फर्स्ट पर्सन बन करके एक कंट्री में आकर के बैठ गए हैं, प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है। तो एक ऐतिहासिक चीज है जिसके लिए जितने भी लीडर्स आए हैं सब इसके क्या है, गवाह हैं। यही बात को लेकर के खुश होकर के सबको उन्होंने थैंक यू बोला। दिस वॉज अ gesture of international recognition to a newly born free democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and the human dignity। कहने का मतलब है, यहाँ पर बोला जा रहा है दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन। ये जैसे कि पूरी दुनिया क्या कर रहा है, इस चीज को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इस चीज को समझ रहा है कि जो नया नया अभी जो फ्री डेमोक्रेटिक जो देश बना है, उसको यहाँ पर उसका सारे लोग क्या है उसको मतलब कि देख रहे हैं, उसको मतलब उसके गवाह है कि जो नया नया जो ये कंट्री बन रहा है उसके लिए पूरी दुनिया जो है क्या है वो गवाह है। एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री। ये क्या है, सबकी विक्ट्री है, कॉमन विक्ट्री। ठीक है ना, जहां पर जस्टिस, पीस और ह्यूमन डिग्निटी की जीत हुई है। ये बात को कह रहे हैं। जस्टिस का मतलब क्या है, जस्टिस का मतलब क्या होता है, सब बराबर। कोई ब्राह्मण हो, कोई शूद्र हो, कोई ओबीसी हो, कोई जनरल हो, सब बराबर। दिस इज कॉल्ड जस्टिस। ठीक है, पीस, जहाँ पे कुछ भी लड़ाई झगड़ा नहीं हो, पीस हो, सब मिलजुल के रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, सब जब हम लोग मिलजुल करके रहेंगे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पीस बोलते हैं। और ह्यूमन डिग्निटी, ह्यूमन डिग्निटी का मतलब होता है एक छोटा बच्चा जो अभी जन्मा है से लेकर के एक वृद्ध व्यक्ति जो अभी मरने वाला है, इन सब लोगों का अपना क्या होता है, अपना एक डिग्निटी होती है, अपनी एक प्रतिष्ठा होती है। तो सब लोग बराबर हैं। ऐसी चीजों को अब देश क्या करेगा, जो पूरे देश के लोग जो है वो उनके जो लीडर्स है, क्योंकि लीडर्स क्या होते हैं, देश के लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अगर लीडर अगर विटनेस हो गया तो दुनिया के हर एक जिस कंट्री से वो लीडर आ रहा है उस कंट्री के लोग भी विटनेस हो गए। तो ये जो जीत हुई है अपार्थाइड खत्म होकर के, जो एक ब्लैक प्रेसिडेंट जो नेल्सन मंडेला जी बने हैं, वो सिर्फ नेल्सन मंडेला जी की जीत नहीं है, ये ब्लैक लोगों की जीत नहीं है, ये न्याय की जीत है, ये शांति की जीत है, और ये ह्यूमन डिग्निटी की जीत है, मतलब मनुष्य के सम्मान की जीत है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। What ideas does Nelson मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए नेल्सन मंडेला ने कौन से ऐसे आइडिया है उसको यहाँ पर बताया है। व्हाट आइडियाज द नेल्सन मंडेला सेट, नेल्सन मंडेला ने कौन से ऐसे आइडिया को सेट कर दिया है मतलब साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए, ये सवाल यहाँ पर पूछा गया है। तो इसके आंसर में हम लोग आते हैं। नेल्सन मंडेला सेट द आइडियाज ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डिप्राइवेशन एंड सफरिंग। मतलब नेल्सन मंडेला ने जो आइडिया सेट किया है वो क्या है, लिबरेटिंग, स्वतंत्र किया है। किसको स्वतंत्र किया है, साउथ अफ्रीका के लोगों को। किससे स्वतंत्र किया है, गुलामी से, बॉन्डेज,
गुलामी से स्वतंत्र किया है, गरीबी पोवर्टी से स्वतंत्र किया है, डिप्राइवेशन गरीबी गुलामी के कारण जो उनको तकलीफ हो रही, जो उनको हानि हो रही थी, उससे क्या किया है, स्वतंत्र किया है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान थे। He also set the idea for a society where there would be a discrimination based on gender and racial origin। कहने का मतलब हो रहा है उन्होंने और एक आइडिया को यहाँ पर सेट किया है जिसमें सोसाइटी, एक ऐसे सोसाइटी जिनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता था, भेदभाव किया जाता था। किस बात पर भेदभाव किया जाता था, जेंडर के नाम पे भेदभाव किया जाता था और रेशियल ओरिजिन के नाम पर भेदभाव किया जाता था। जेंडर का कहने का मतलब तू लड़का है, तुम लड़की हो। रेशियल ओरिजिन का मतलब होता है तुम इस जाति से, तुम उस जाति से हो। जैसे कि यहाँ पर हम लोग आते हैं, हमारे यहाँ पर क्या है, पहले भारत में ऐसा था, छुआछूत की बहुत ही गंदी प्रथा चली आ रही थी, बहुत ही घिनौनी और गंदी सी प्रथा चली आ रही थी, जिनको आर्टिकल 17 में, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन हमारा तो सब लोग जानते हैं, संविधान हमारा क्या है, तो संविधान में हमारा 12 से लेकर के 35 तक फंडामेंटल राइट दिया गया है, ठीक है ना। तो फंडामेंटल राइट दिया गया है जिसको हम 5 पार्ट में यहाँ पर, सॉरी 6 पार्ट में यहाँ पर बांट दिया गया है, ठीक है। उसमें जो 17 आर्टिकल 17 जो है वो आप लोगों का यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में बात करता है, छुआछूत के बारे में बात कर, अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है भारत के संविधान में, कि अगर कोई किसी को मतलब कि छुआछूत या फिर इस तरह से अगर अगर किसी को भेदभाव किया जाता है तो डायरेक्ट हाईकोर्ट में जाकर के चैलेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर संविधान में ये बात को रखी गई है। उसी तरीका से यहाँ पर जो ये अपार्थाइड खत्म हुई, जो प्राइम मिनिस्टर, सॉरी प्रेसिडेंट जो बने नेल्सन मंडेला जी, जिन्होंने सोसाइटी में एक ऐसा आइडिया सेट किया जिसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, नहीं जेंडर के बेस पे, ना ही रेशियल ओरिजिन के बेस में। यहाँ पर देखो क्या है ना, हमारे सोसाइटी में एक बहुत और गंदी प्रथा चली आ रही है, रेशियल ऑर्गेनाइज। देखो क्या होता है, एक तो सबसे पहले है कि यहाँ पर बांट दिया जाता है जाति के नाम पर, तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम सिख, तुम ईसाई, ये वाली एक गंदगी है। दूसरी क्या आ जाती है यहाँ पर, दूसरी आ जाती है, अब हिंदू में भी आ जाओ तो हिंदू में भी यहाँ पर देखो बहुत सारा से, तुम ब्राह्मण, तुम क्षत्रिय, तुम ओबीसी, तुम एसटी, तुम एससी, यहाँ पर आ जाता है। अब इनके अंदर भी एक भावना आ जाती है, तुम लड़का, तुम लड़की। मतलब यार इतनी सारी चीजों को बांट करके, माथा खराब करके तुम लोग मतलब अपने ही में घूम घूम करके नाचे जा रहे हो, जिसका कोई मतलब यहाँ पर है नहीं। स्वतंत्र हो या आराम से जियो, इतना प्यारा देश है हमारा प्यारा भारत, सब चीज की सुविधाएं हैं, हर चीज को लेकर कितनी सिक्योरिटी है। दूसरे देश में जाकर के देखो कितना आदमी लोग मरे जा रहे हैं, इधर से उधर से उधर से। इतना प्यारा देश भारत है, आराम से जियो। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ये जेंडर इनइक्वालिटी के नाम पर भी इस तरीका से परेशान होकर के आगे बढ़ने की क्या मतलब है, आराम से जीने का है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोगों ने इतना सारा कुछ क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे डिस्कस किया, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। और थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में हम लोग जान लेते हैं, क्योंकि हम लोग साउथ अफ्रीका के बारे में, नेल्सन मंडेला जी के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो हम लोग थोड़ा सा साउथ अफ्रीका के बारे में जान लेते हैं। तो साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो आपका 3 कैपिटल देखने के लिए मिलेगा, ठीक है ना। एक है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। केप टाउन जो है, हम लोगों ने देखो प्रिटोरिया के बारे में भी मैंने आप लोगों को मैप में बताया है, केप टाउन भी मैंने आप लोगों को मैप में बताया। जो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है आपका जो कार्यपालिका बोलते हैं इसको, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव को कार्यपालिका बोलते हैं, और जो लेजिस्लेटिव है उसको विधायिका बोलते हैं, और जो जुडिशियल है उसको न्यायपालिका बोलते हैं। तो इन तीनों का कैपिटल अलग अलग है, यहाँ पर देखने के लिए आपको मिल जा रहा है। और जो लार्जेस्ट सिटी जो है साउथ अफ्रीका का, जोहान्सबर्ग है, वो जोहान्सबर्ग और ये प्रिटोरिया एक ही जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। मैप में मैंने आप लोगों को दिखाया है, एक बार जाकर के आप लोग रिकॉल कर लेना। जो अभी साउथ अफ्रीका का जो प्रेसिडेंट है वो है सिरिल रामापोसा, ठीक है। और जो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो साउथ अफ्रीकन रैंड ये चलती है, ठीक है ना, जिसको हम लोग जार भी बोलते हैं। तो ये कुछ डिटेल्स में आप लोगों को साउथ अफ्रीका के बारे में बोली हूँ। और ये है साउथ अफ्रीका का जो फ्लैग है, ये आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। अगर किसी को किसी तरह का कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और साथ में
कोई सजेशन देना है, कोई कमेंट करना है, किस तरह की और बातें हैं, तो आप लोग इस ईमेल आईडी पे मिल करके बता सकते हैं। और जो भी वीडियो आप लोगों को इस चैनल पे देखने के लिए मिलती है, सारे वीडियो को जो पीडीएफ है इस फेसबुक आईडी पे आप लोगों को मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड करके रिविजन कर सकते हैं। तो बी हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, खुश रहो, स्वस्थ रहो और मजबूत रहो। अ कैंडल लूज नथिंग बाय लाइटिंग अनदर कैंडल, एक दूसरे की मदद करते रहो। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और हमारा फंडामेंटल राइट है, सॉरी हमारी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम लोगों को अपने अर्थ को स्वस्थ रखना है। तो वो अर्थ स्वस्थ कब रहेगा? जब अर्थ साफ सुथरा रहेगा। मतलब अर्थ साफ सुथरा क्यों कब रहेगा? जब हर एक व्यक्ति अपने आसपास के जगह को साफ सुथरा रखेगा, तो पृथ्वी अपने आप साफ सुथरा रहेगी। पृथ्वी साफ सुथरा रहेगी तो पृथ्वी स्वस्थ रहेगी, और अगर पृथ्वी स्वस्थ रहेगी तो हम सब स्वस्थ रहेंगे। तो आज का वीडियो बस इतना ही है। जय हिंद।